नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। भारत अगर आरबीआई से मिलने वाले 2.11 लाख करोड़ रुपए के लाभांश का इस्तेमाल अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए करता है तो उसे आने वाले समय में रेटिंग समर्थन मिल सकता है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा है कि आरबीआई से मिलने वाला लाभांश जीडीपी का लगभग 0.35% है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने पिछले साल मई में भारत की रेटिंग BBB नेगेटिव रखी थी। BBB नेगेटिव निवेश को लेकर सबसे निचले स्तर की रेटिंग है। तीनों वैश्विक रेटिंग एजेंसियों फिच, S&P और मूडीज ने भारत को सबसे कम निवेश स्तर की रेटिंग दी हुई है। निवेशक किसी देश में निवेश करते समय इसी रेटिंग पर गौर करते हैं। बैंक, पेट्रोलियम और ऑटो कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त लिवाली से शेयर बाजार अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। BSE सेंसेक्स ने 29 जनवरी के बाद की अपनी सबसे ऊंची छलांग लगाई और ये 1196 अंक उछलकर 75,418 अंक पर बंद हुआ। NSE निफ्टी ने भी इस तेजी का फायदा उठाते हुए नया रिकॉर्ड बनाया। निफ्टी 359 अंक बढ़कर 22,967 अंक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। रिकॉर्ड लाभांश भुगतान को आरबीआई की मंजूरी ने शेयर बाजार में उत्साह भरा। अगर चुनाव के नतीजे बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रहते हैं तभी जून के पहले सप्ताह में निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। भीषण गर्मी पड़ने के साथ ही बिजली की अधिकतम मांग ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में बिजली की मांग बुधवार को 8,000 मेगावाट पर पहुंच गई। ये अब तक की सर्वाधिक मांग है। दिल्ली स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक ये दिल्ली के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक बिजली मांग है। पिछले 5 दिनों में लगातार बिजली की अधिकतम मांग 7,000 मेगावाट से ऊपर बनी हुई थी। इससे पहले दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 29 जून 2022 को रिकॉर्ड 7,695 मेगावाट तक गई थी। बिजली की मांग बढ़ने का प्रमुख कारण इस बार गर्मी अधिक पड़ना है। पारा चढ़ने के साथ ही एसी और कूलर का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे बिजली की खपत में भी वृद्धि हुई है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने इस साल कुछ हवाई मार्गों पर अपनी उड़ानों में बिजनेस क्लास की सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। अगस्त में 18वीं वर्षगांठ के आसपास इससे जुड़ी जानकारी शेयर की जाएगी। इस दिन उद्घाटन की तारीख और मार्गों के बारे में बताया जाएगा। मार्च 2024 में समाप्त चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 2 गुना से ज्यादा होकर 1,894 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एयरलाइन को 1 साल पहले समान तिमाही में 919 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली 3 कंपनियों हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा और बेनलिंग इंडिया को केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ये कंपनियां सरकार की प्रमुख फेम 2 योजना के तहत गलत तरीके से दावे वाले लाभ को वापस करने में विफल रही हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने 6 कंपनियों को फेम 2 मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया था। ये कंपनियां हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक, बेनलिंग इंडिया, AMO मोबिलिटी, ग्रिव्स इलेक्ट्रॉनिक और रिवॉल्ट मोटर्स थी। इन कंपनियों में से AMO मोबिलिटी, ग्रिव्स इलेक्ट्रॉनिक्स और रिवॉल्ट मोटर्स ने कुछ महीनों में ब्याज समेत सब्सिडी की राशि लौटा दी। इसके बाद इन कंपनियों को सरकार ने आरोपों से मुक्त कर दिया। दिल्ली NCR में अनसोल्ड घरों की संख्या 57% घटकर अब केवल 86,420 यूनिट रह गई है। एनरॉक के मुताबिक मार्च 2018 में अनसोल्ड घरों की संख्या 2 लाख से ज्यादा थी। अनसोल्ड घरों की संख्या में गिरावट की प्रमुख वजह सीमित संख्या में नए प्रोजेक्ट लॉन्च होना है। अनसोल्ड घरों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी नोएडा में दर्ज की गई है। यहां अनसोल्ड घरों की संख्या 71% घटकर 7,451 यूनिट रह गई है, जो 2018 में 25,669 यूनिट थी। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 70% कमी आई है। फरीदाबाद, दिल्ली और भिवाड़ी में अनसोल्ड घरों की संख्या में 31% की कमी दर्ज की गई है। कम उत्पादन की वजह से देश में प्याज की कमी न हो, इसके लिए सरकार ने 1 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने के लिए बड़े स्तर पर प्याज की रेडिएशन प्रोसेसिंग करने की योजना बनाई है। इसका मकसद प्याज की कमी और कीमतों को बढ़ने से रोकना है। दुनिया के सबसे बड़े प्याज निर्यातक भारत में 2023-24 में प्याज का उत्पादन 16% घटकर 254.7 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि प्याज की घरेलू खपत 280 लाख टन के आसपास है। ऐसे में सरकार ने प्याज की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इस बार बड़े स्तर पर रेडिएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। रेडिएशन टेक्नोलॉजी से प्रोसेस किए गए प्याज को अधिक समय तक स्टोर करने में मदद मिलेगी।
हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम से जुड़ी दिक्कतें अब खत्म होने वाली है। लोगों की सहूलियत और हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम की फास्ट प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज पोर्टल तैयार किया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का कहना है कि नेशनल क्लेम एक्सचेंज पोर्टल अगले 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा। इसे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का तेजी से प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। ये पोर्टल बीमा क्लेम प्रक्रियाओं को मानकीकृत करेगा, साथ ही पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगा। इस पोर्टल पर सभी बीमा कंपनियों समेत थर्ड पार्टी मेंबर्स मौजूद होंगे। 10 अंक वाले मोबाइल नंबर से स्पैम कॉल के जोखिम को देखते हुए ट्राई ने बैंक, बीमा कंपनियों और उनके टेली मार्केटर्स के लिए फोन नंबर की नई सीरीज जारी की है। प्रमोशनल कॉल्स के लिए 140 की नई सीरीज होगी, जबकि सर्विस और ट्रांजैक्शनल कॉल के लिए 160 से शुरू होने वाली सीरीज का इस्तेमाल होगा। इससे मोबाइल ग्राहकों के लिए प्रमोशनल कॉल्स, सर्विस कॉल्स और नॉर्मल कॉल्स की पहचान करना आसान होगा। प्रमोशनल कॉल्स के लिए 140 सीरीज का इस्तेमाल जुलाई से अनिवार्य होगा, वहीं सर्विस और ट्रांजैक्शनल कॉल के लिए 160 सीरीज का इस्तेमाल अगस्त से शुरू होगा। ओयो होटल्स की पेरेंट कंपनी ओरावेल स्टे ने एक बार फिर आईपीओ लाने की योजना टाल दी है। मार्च 2023 में सेबी के पास जमा किए गए आईपीओ पेपर कंपनी ने वापस ले लिया है। कंपनी अब निवेशकों से 3 से 4 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर फ्रेश फंडिंग जुटाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का ताज़ा वैल्यूएशन इसके पहले 10 अरब डॉलर से करीब 70% कम है। कंपनी नए फंडिंग राउंड में 70 से 90 मिलियन डॉलर जुटाने की योजना बना रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में ओयो को 99 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ होने की उम्मीद है। तो मनी टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दे दें। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।